इंसिडियस की पहली दोनों फिल्मों ने हमें जॉश और उसकी फैमिली के डार्क स्पिरिचुअल अटैक्स दिखाए और एक ऐसी दुनिया का दरवाजा खोला जहां सिर्फ आत्माएं नहीं बल्कि कुछ और भी था, जिसे हम कहते हैं द फर्दर। लेकिन क्या आपको पता है एलिस रेनर, वो पावरफुल साइकिक जिसने जॉश की मदद की, उसकी पास्ट में क्या हुआ था? क्या उसने हमेशा से ही लोगों की मदद की थी या उसके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था जिसने उसके दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया? इंसिडियस चैप्टर 3 एक प्रीक्वल है, यानी ये कहानी उन घटनाओं की है जो जॉश के केस से भी पहले हुई थी। इस बार कहानी है एक यंग लड़की क्विन की जो अपनी माँ की आत्मा से बात करना चाहती है, लेकिन वो किसी और को बुला बैठती है, एक ऐसी इविल स्पिरिट को जो सिर्फ उसके शरीर पर नहीं उसकी रूह पर भी कब्जा करना चाहती है। इंसिडियस चैप्टर 3। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक टीनेजर क्वीन ब्रेनर जो एलिस के यहाँ पर जाती है और उससे हेल्प मांगती है। एलिस जो पहले तो उसे मना कर देती है, लेकिन फिर वो मान जाती है। क्वीन एलिस को बताती है कि उसकी मॉम जो 1.5 साल पहले मर चुकी है, दरअसल वो उससे बात करना चाहती है। वो अपने मॉम से बहुत प्यार करती थी और वो अभी भी अपनी मॉम को अपने आसपास महसूस करती है। यहाँ तक कि उसके घर में कई अजीब घटनाएं भी होती है, इसीलिए वो अपने मॉम से बात करना चाहती है। इसके बाद एलिस जब क्वीन की मॉम से संपर्क करने जाती है तब वो काफी घबरा जाती है। एलिस कहती है कि अगर तुम मेरी सलाह मानो तो कभी भी अपने मॉम से संपर्क करने की कोशिश मत करना। एलिस उसे बताती है कि जब हम किसी मरे हुए को बुलाते हैं तब हमारी आवाज सारे मरे हुए लोग सुनते हैं और इसी कारण कई सारी बुरी आत्माएं भी हमारी तरफ खींची चली आती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्वीन जो कि अब सो रही थी वो किसी आवाज से उठ जाती है और इस बार भी उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी मॉम मानो उसके आसपास हो। इसके बाद हम उसके पिता को देख पाते हैं जो क्वीन की मॉम ना होने के कारण पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे थे। वो चाहते हैं कि क्वीन अपने भाई को कल सवेरे स्कूल तक पहुंचा दे, मगर वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि वो एक्टिंग की तैयारी कर रही थी, क्योंकि आज उसका ऑडिशन था। नेक्स्ट सीन में हम हेक्टर को देख पाते हैं जो क्वीन को पसंद करता है और क्वीन भी उसे लाइक करती है, मगर क्वीन ऑडिशन में बुरी तरह फेल हो जाती है, जिस कारण उसका एक्टिंग स्कूल में एडमिशन लेने का सपना ही रह जाता है। वो इस बात से काफी दुखी हो जाती है और इसका जिम्मेदार वो अपने पिता को समझती है। तभी रोड से अपने फ्रेंड के साथ जाते समय उसे रोड पर एक अजीब सा शख्स मिलता है जो कि मानो पेशेंट की तरह लग रहा था। उसे देखते देखते ही क्वीन का काफी बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। वो एक्सीडेंट से बुरी तरह जख्मी हो जाती है और बेहोशी में भी उसे वही बुरी आत्मा नजर आती है जिसके चेहरे पर मास्क लगा था और वो डरते हुए जाग जाती है। जब उसकी कंडीशन स्टेबल हो जाती है तो वो अपने पिता को बताती है कि उसने किसी आदमी को देखा था जिसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा था। 3 हफ्तों के बाद क्वीन अपने घर पे आती है, लेकिन दोनों पैरों पर फ्रैक्चर होने के कारण वो ठीक से चल नहीं पाती, इसीलिए उसे व्हील चेयर पर लाया गया था। तब क्वीन की मुलाकात अपने ही नेबर में रहने वाले बूढ़े परिवार से होती है। वो जो ओल्ड लेडी होती है उसका नाम ग्रेस होता है। दरअसल वो देख नहीं पाती और वो क्वीन को बताती है कि उसने भी द मैन हु कांट ब्रीथ, जो सांस नहीं ले सकता, उसे देखा है, लेकिन क्वीन उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब क्वीन के पिता उसे घर लाते हैं और वो उसे एक बेल थमाते हैं ताकि जब भी उसे किसी चीज की जरूरत हो तो वो आवाज करे, लेकिन घर पर अजीब अजीब सी घटनाएं होना शुरू हो जाती है। कभी कभी बेल अपने आप ही बजने लगती है और एक बार दीवार की दूसरी तरफ से जहाँ उसके नेबर रहते हैं वहाँ से कोई नॉक करता है। इसके बाद क्वीन भी नॉक करती है और जितने बार अब क्वीन नॉक करेगी सामने से भी आवाज वैसी ही बढ़ती जाती है कि उसका पड़ोसी हेक्टर उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वो उसे टेक्स्ट करती है, मगर उसे पता चलता है कि उसका पड़ोसी हेक्टर घर पर है ही नहीं। ये सब जानने के बाद क्वीन काफी डर जाती है। वो सोने की काफी कोशिश करती है, मगर तभी अचानक ऊपर से एक काला हाथ आता है जो उसके हाथ को पकड़ लेता है। क्वीन जोर से डरकर जाग जाती है और ऊपर सीलिंग की तरफ देखती है जो क्रैक हो चुकी थी। उसके पिता भी यहाँ पर आ जाते हैं। क्वीन उन्हें सब कुछ बताती है। इसके बाद उसके पिता ओनर के साथ फ्लैट के ऊपरी हिस्से में जाते हैं, मगर उस फ्लैट में कोई भी नहीं रहता, लेकिन यहाँ फ्लोर पर किसी के कदमों के निशान होते हैं। इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर कौन आया था। वही दूसरी तरफ एलिस को दिखाया जाता है जिसे बहुत बुरा सपना आता है और ये सपना होता है क्वीन के बारे में। वो उसका नाम अपनी डायरी में लिख लेती है और सोचती है कि उसे
क्वीन की मदद करनी चाहिए। इसीलिए वो एक बार फिर से आत्माओं की दुनिया में जाने की कोशिश करती है और तभी उसे किसी की सांस लेने की आवाज आती है। यह आवाज होती है द मैन हु कांट ब्रीथ की। इसके बाद जब वो अपने दुनिया में वापस आती है तो उसे अपने ही घर पर काले कदमों के निशान दिखाई देते हैं। वो निशान दरअसल उसे बेसमेंट की तरफ ले जा रहे थे। वो धीरे धीरे बेसमेंट में पहुंच जाती है, लेकिन वो निशान वो दीवार के ऊपर चढ़ रहे थे और जब वो ऊपर की तरफ देखती है तो वो साया एलिस के ऊपर हमला कर देता है। वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह एलिस अपनी जान छुड़ाकर वहां से भागती है और वो फैसला करती है कि अब वो दोबारा आत्माओं की दुनिया में कभी नहीं जाएगी। रात में जब क्वीन को किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है तो वो डर के मारे ब्लैंकेट अपने सिर पर ओढ़ लेती है, मगर कुछ ही देर बाद जब वो उस ब्लैंकेट को हटाती है तो वो किसी कमरे के सामने होती है, कमरा नंबर 514। वो वहां से निकलना चाहती है, मगर तभी वहां पर द मैन हु कांट ब्रीथ आ जाता है और उसे उठाकर एक कमरे के अंदर फेंक देता है, जहां उसे एक और लड़की दिखाई देती है जो उसकी तरफ खिसकते हुए आ रही थी। और ये और कोई नहीं बल्कि वो खुद ही होती है, जिसका चेहरा, जिसके हाथ और जिसके पैर नहीं होते। क्वीन एक बार फिर से चिल्लाना शुरू कर देती है। उसके पिता उसके कमरे में आते हैं। वो अपने पिता को उसी कदमों के निशान बताती है जो खिड़की से बाहर जा रहे थे। जब वो खिड़की के बाहर देखते हैं तो वो डीमन क्वीन को एक बार फिर से बाहर खींच लेता है, मगर उसके पिता जैसे तैसे उसे बचा लेते हैं। इसी कारण उसके पिता को भी यकीन आ जाता है कि जो भी क्वीन बता रही थी वो सच है। इसीलिए वो एलिस के पास मदद मांगने के लिए जाते हैं, मगर एलिस उसके रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देती है। वो कहती है कि अब उसने वो काम छोड़ दिया है। क्वीन के पिता कहते हैं कि उसकी जान खतरे में है, उसे तुम्हारी जरूरत है। फाइनली एलिस उसकी बात मानते हुए उसके घर पर चली आती है, जहाँ पर एक बार फिर से वो आत्माओं की दुनिया यानी द फर्दर में जाती है। वहाँ पर जाने के बाद उसका सबसे पहला इनकाउंटर पार्कर क्रेन के साथ होता है, यानी द ब्राइड इन ब्लैक, जिसको हमने सेकंड पार्ट में देखा था, जो उसे मारने की कोशिश कर रहा था। एलिस वापस अपने दुनिया में आ जाती है और वो डर के मारे कहती है कि ये काम वो नहीं कर सकती। इसके बाद क्वीन के पिता 2 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को लेकर आती है, यानी स्पेक्स और टकर। वही एलिस को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त के पास जाती है, जो पहले उसी के साथ काम किया करता था, और वो एलिस को बताता है कि तुम्हें अपने आप को नहीं भूलना चाहिए। तुम एक असली इंसान हो और जिनसे तुम लड़ रही हो वो सिर्फ बुरी दुनिया की कुछ गलत आत्माएं हैं। यानी उसका दोस्त जैसे तैसे एलिस को मोटिवेट करता है और वो कहता है तुम सबसे ज्यादा पावरफुल हो क्योंकि तुम जिंदा हो। दूसरी तरफ क्वीन के पिता उन दोनों को घर से बाहर निकाल रहे होते हैं। क्वीन के पिता को लगता है कि वो दोनों फ्रॉड है, मगर ऐन वक्त पर वहाँ पर एलिस आती है। वो कहती है कि मुझे इन दोनों की जरूरत पड़ सकती है। अब वो क्वीन के पिता को फर्दर का इंट्रो देती है, यानी कि वो जगह कैसी है, क्या है, जिसे हमने पार्ट 1 और 2 में देखा ही है। वो बताती है कि वहाँ पर ढेर सारी आत्माएं होती है जो खाली शरीर को पाना चाहती है। वो बताती है कि जब क्वीन का एक्सीडेंट हुआ था तो द मैन हु कांट ब्रीथ ने उसके आधे शरीर पर कब्जा जमा लिया था। वो अभी भी उसी आत्माओं की दुनिया में फंसी है। हमें जल्दी करना चाहिए क्योंकि अगर उसने पूरी शरीर पर कब्जा कर लिया तो हम क्वीन को कभी वापस नहीं ला सकते। इसके बाद एलिस फिर से एक बार उसी फर्दर में चली जाती है, जहाँ पर वो सबसे पहले एक आत्मा से मिलती है जो उसी बिल्डिंग में रहा करती थी। वो एलिस को उस कमरे तक का रास्ता बताती है। वो कहती है कि उस शैतान ने मुझे आत्महत्या करने पर मजबूर किया और उसके बाद मेरी आत्मा को यहाँ पर कैद कर लिया। जब एलिस वहाँ पर पहुँचती है तो फिर से एक बार द ब्राइड इन ब्लैक यानी पार्कर क्रेन की आत्मा एलिस पर हमला करती है, मगर जैसे ही उसे याद आता है कि वो शक्तिशाली है तो वो उसे हरा देती है। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद वो एक कमरे में पहुँचती है जहाँ उसे अपने पति की झलक दिखाई देती है। एलिस अपने पति को देखकर काफी खुश हो जाती है क्योंकि वो हमेशा से उनसे मिलना चाहती थी, लेकिन बातों ही बातों में उसके हस्बैंड की आत्मा उसे एक रेजर दिखाती है और कहती है कि ये लो और मेरे पास आ जाओ। पर एलिस समझ जाती है कि ये उसके हस्बैंड की आत्मा नहीं है, इसलिए वो उस पर वार कर देती है और वो उसी डीमन को सामने आने के लिए कहती है। द मैन हु कांट ब्रीथ उसके सामने खड़ा होता है। एलिस उससे पूछती है कि क्वीन कहाँ है। तभी उसके सामने क्वीन आती है जो कि उसकी पालतू पेट की तरह लग रही थी। जैसे जैसे वो क्वीन को कंज्यूम कर रहा था, क्वीन के बॉडी पार्ट्स उस आत्मा को मिलते जा रहे थे। एलिस क्वीन की आत्मा को लेकर उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर उसका घर है। वो उसके शरीर तक तो उसे लेकर आती है, मगर अभी भी आधी आत्मा उसी डीमन के हाथों में है। अब एलिस कहती है कि मैंने तो अपना काम कर लिया है, मगर आगे क्वीन को अपना काम करना होगा। ये उसके आत्मविश्वास की परीक्षा है। रियल वर्ल्ड में सभी उसका हाथ थामे बैठे थे। उसका शरीर कमजोर होने लगा था, यानी कि उसकी पूरी आत्मा उसे छोड़कर जाने लगी थी। और तभी एलिस से एक आत्मा कांटेक्ट करती है। ये होती है उसी बूढ़ी ग्रेस की आत्मा
आत्मा। वो एलिस को बताती है कि क्वीन की मॉम लिलिथ ने मरने से पहले अपनी बेटी क्वीन के लिए एक मैसेज लिखा था, जो कि वो उसे पढ़ के सुनाएगी अपने ग्रेजुएशन डे के दिन, लेकिन वो उसका सपना पूरा ना हो पाया। अब एलिस उस लेटर को पढ़ने लगती है, जिससे क्वीन को खुद के अंदर ताकत महसूस होती है। वहाँ फर्दर में खुद क्वीन की मॉम की आत्मा आती है अपनी बेटी को बचाने के लिए। उसकी मॉम उससे बातें करती है, जिस कारण क्वीन पूरी तरीके से जाग जाती है, जिससे वो उस डीमन का मास्क हटाती है। उस डीमन को सांस लेने में तकलीफ होती है, जिस कारण वो पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाता है और फाइनली अपनी मॉम से गुड बाय लेकर क्वीन अपनी दुनिया में वापस चली आती है। अपनी दुनिया में आने के बाद एलिस उसे बताती है कि अगर तुम्हें अपनी मॉम से मिलना है तो उसे कभी भी उस फर्दर में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा तुम्हारे साथ थी और रहेगी। में हम देख पाते हैं कि स्पेक्स और टकर ये दोनों भी अब एलिस के साथ काम करते हैं और यही से इन तीनों का एडवेंचर स्टार्ट हुआ था, जिसे हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा ही था। अब हम एलिस को देख पाते हैं जो कि अपने घर पर आ चुकी है। उसका जो डॉग होता है वो अंधेरी की तरफ भौंक रहा था। एलिस उसकी तरफ देख ही रही थी, मगर तभी उसके पीछे से एक डीमन आता है, द रेड फेस डीमन। और इसी के साथ ही कहानी समाप्त होती है।